हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था और 45 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। हमें अपने घरों में पर्दा कैसा लगाना चाहिए? मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, या पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, या किसी भी तरह से। तो हमें अपने घरों में पर्दा हमेशा मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाना चाहिए। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होता है? जब हम समय व्यवस्थापन योजना बनाते हैं तो उसके सफल होने से हमें क्या मिलता है? हमें किसकी प्राप्ति होती है? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, या परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, या संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम समय व्यवस्थापन योजना बनाते हैं तो हमें संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होगी। नेक्स्ट है, किसी उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाता है। वह कौन सा उपकरण है जो हमें हमारे खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाता है? वह रेफ्रिजरेटर है, या कुकर्स है, या स्टोव है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे घरेलू उपकरण में रेफ्रिजरेटर है जो हमारे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट है, अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। और कौन व्यक्ति है जो अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है? वह कुपोषित व्यक्ति है, या सुपोषित व्यक्ति है, या स्वस्थ व्यक्ति है, या कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ व्यक्ति। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, वही अपने समाज का, अपने परिवार का और राष्ट्र हित के बारे में सोच सकता है, और यह अपने क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। नेक्स्ट है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है? जो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनमें कौन है जो सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कार्यरत है? वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, या भारत सेवक समाज है, या कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, या भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज है, या सभी है? तो जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी होती है यह आपदा में तुरंत हमें राहत पहुंचाती है। कस्तूरबा मेमोरियल फंड और हिंदू कुष्ठ निवारण संघ भी आपदा में या किसी भी सामुदायिक उत्थान हेतु कार्यरत करती है, अपनी सेवाएं देती हैं। और अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज भी सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु सहायता प्रदान करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा, चारों चारों सही हो गए। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं? पर्यावरण के अजैविक घटक, तो पर्यावरण के अजैविक घटक आसपास के वायु, जल, स्थल सभी होते हैं। और जैविक घटक जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मानव, पर्यावरण जितने भी जीवित होते हैं वह जैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुई है? इस प्रश्न का मतलब है कि वातावरण में वह कौन सी गैस है जो स्वपोषी है, जो अपना भोजन दूसरों पर, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनके विकास के लिए, जैसे मानव हुआ, जीव जंतु हुए, इन सब के विकास के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ओजोन? तो वातावरण से ऑक्सीजन गैस ही है जो हम लेते हैं अपने सांस के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन गैस होगा। नेक्स्ट है, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? जो ओजोन परत होता है वह किससे हमारी रक्षा करता है? वह पराबैंगनी किरणों से करता है, या उक्त किरणों से करता है, या उष्मा से करता है, या सभी से करता है? तो जो ओजोन परत है जिसको O3 बोलते हैं, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है।
यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 400 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये रटने वाला क्वेश्चन है। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? जो प्लास्टिक होते हैं वह किस प्रकार के अपशिष्ट होते हैं? वह जैव निम्नीकरण होते हैं या अजैव निम्नीकरण होते हैं या वायु प्रदूषक होते हैं या जल प्रदूषक होते हैं? तो जो प्लास्टिक होता है वह अजैव निम्नीकरण में आता है। अजैव का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता है आसानी से। इसके को नष्ट होने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक जो होते हैं अजैव निम्नीकरण में आते हैं। और जैव निम्नीकरण में मल मूत्र कूड़े करकट ये आते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं और खाद के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं। तूतिया होता है, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। तो वो आपेक्षिक विष होते हैं या उदाहक विष होते हैं या उत्तेजक विष होते हैं या प्रलापक विष होते हैं? तो जो विष होते हैं जो बिना अंगों को जलाए विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं वो उदाहक विष में आते हैं। उदाहक विष में तूतिया आएगा जिसको नीला थोथा बोलते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति कार्बोलिक अम्ल, ये रासायनिक अम्ल होता है, ये हानिकारक होता है, जब उसको ग्रहण कर लिया है या पी लिया है तो उसके क्या लक्षण प्रदर्शित होंगे और उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? उसे वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए या वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए या केवल घी पिलाना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की जो सफेदी होती है उसे पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है, रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? खरपच्चियों का, तेलों का, रस्सियों का या गर्म जल का? तो किसी भी हड्डी के टूटने पर खरपच्चियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक विकास होता है जो किसी भी बालक का या मनुष्य का या व्यक्ति का मानसिक विकास होता है वह कैसा होता है? वह नियमित एवं क्रमबद्ध होता है या अनियमित एवं अक्रमबद्ध रूप से होता है या अनियमित एवं अव्यवस्थित रूप से होता है या किसी भी तरह से? तो किसी भी बालक का या व्यक्ति का विकास नियमित एक क्रम से होता है, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। जैसे कोई बालक धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास होता जाता है, तो वह नियमित होता है और एक क्रम से होता है। अनियमित नहीं होगा, किसी भी चीज़ का विकास अनियमित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। नेक्स्ट है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक दूसरों को देखकर अनुकरण द्वारा सीखता है? वह शैशवावस्था होगा या बाल्यावस्था होगा या किशोरावस्था होगा या बुढ़ापा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में ही बालक दूसरों को देख के उनकी हरकतों को, उनके बोलचाल को देख के सीखता है, मतलब अनुकरण द्वारा देखकर सीखना। शैशवावस्था की आयु 2 से 0 वर्ष होती है, मतलब जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, बच्चे के स्थायी दांत कब निकलने लगते हैं? स्थायी दांत 2 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से या 6 वर्ष की उम्र से या 8 वर्ष की उम्र से? तो जो बच्चे के स्थायी दांत होते हैं वह 6 वर्ष की उम्र से निकलना शुरू हो जाते हैं। स्थायी दांतों को पूछा जा रहा है, ना कि अस्थायी दांतों को। और बच्चों के जो अस्थायी दांत होते हैं वह 20 होते हैं। 20 अस्थायी दांत होते हैं जो धीरे धीरे गिरने लगते हैं और इनके जगह स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जो 6 वर्ष की उम्र से निकलना शुरू होते हैं स्थायी दांत। नेक्स्ट है, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है? 12 से 18 वर्ष वह किशोरावस्था कहलाएगा, बाल्यावस्था कहलाएगा, युवावस्था कहलाएगा या शैशवावस्था कहलाएगा? तो किशोरावस्था की उम्र 12 या 13 से
शुरू होके 18 वर्ष तक चलती है। 18 से 21 वर्ष एवरेज होता है, 18 से 21। 12 से 13 से स्टार्ट होती है, 12 वर्ष से 13 वर्ष, और 18 से 21 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था जो होती है वह 2 से 6 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की उम्र 2 से 6, जिसमें उत्तर बाल्यावस्थी पूर्व बाल्यावस्था होती है, और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होती है। यह बाल्यावस्था की उम्र है। और शैशवावस्था की उम्र जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 18 से 60 या 21 से 60 होती है। नेक्स्ट है, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान क्या है? विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान क्या होता है? पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में होता है, या रोजगार तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में होता है, या बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में होता है, या सभी के क्षेत्र में होता है? तो गृह विज्ञान का योगदान विकास के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में होता है। पारिवारिक स्तर का उत्थान भी होता है, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है, उत्थान होता है, जानकारी मिलती है, रोजगार भी मिलता है, परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी सहायता मिलती है, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी जानकारी मिलती है और उनका विकास होता है। इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया नियम कब बना? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया नियम जो बना वह 1990 में बना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का सदुपयोग नहीं हो? वो किस में कहा गया? वह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहा गया, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया, या मौलिक अधिकार में कहा गया, या आपातकालीन शक्तियों में कहा गया? तो यह बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। प्रस्तावना में नहीं कहा गया, ना मौलिक अधिकार में कहा गया है, और ना ही आपातकालीन शक्तियों में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान है? जो भारत में गृह विज्ञान की शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम किस स्कूल में हुई? 1948 में आगरा में, या 1948 में मद्रास में, या 1920 में कलकत्ता में, या 1955 में पटना में? तो इसका राइट आंसर होगा 1948 मद्रास में। सर्वप्रथम मद्रास में हाई स्कूल में गृह विज्ञान शिक्षा पढ़ाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षण को विषय के रूप में अनिवार्य किया गया या सम्मिलित किया गया? उच्च विद्यालय ये 6 से 8 क्लास होगा उच्च विद्यालय। सॉरी, 6 से 8 नहीं होगा, ये तो विद्यालय होगा, और 9 to 10 होगा उच्च विद्यालय में। तो यह था महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। ये सब रटने वाले प्रश्न हैं, इनमें किसी प्रकार के समझने की जरूरत नहीं है। जो रटने वाले प्रश्न है मैं उसका सीधा साधा अर्थ बता दे रही हूँ, और जिसमें व्याख्या करने की जरूरत है उसमें मैं व्याख्या कर दूंगी। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो वह जो पुरुष थे वह डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर जी थे। इन्होंने गृह विज्ञान में सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में बिहार समस्तीपुर में स्थित है, वे गृह विज्ञान संकाय के डीएन पद पर कार्य किया। वह कौन है? वह डॉक्टर के एन चंद्रशेखर जी हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। यह किसका उद्देश्य है? ये औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, या अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, या औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षा का उद्देश्य है, या इस उपयुक्त में से किसी का भी उद्देश्य नहीं है?
हमारे प्रसार शिक्षा में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो एक नियत स्थान पे होती है, जैसे जिसके रूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो स्कूल के बाहर होती है। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है और ना नियम होते हैं। तो जो व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान हेतु जो भी संस्थाएं चल रही हैं या जो भी टीकाकरण, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन सब के लक्ष्यों को पूरा करने में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का योगदान रहता है। जैसे किसी भी टीकाकरण का प्रचार प्रसार करना है तो स्कूलों में जाके उसके बारे में बता सकते हैं, और अनौपचारिक रूप से भी घर घर जाके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह दोनों होगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा द्वारा इन सब के उन्मूलन को दूर किया जा सकता है या जनमत आदि तक पहुंचाया जा सकता है। इससे शिक्षा, पोषण संबंधी समस्या, इन सब समस्याओं के निदान के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान होता है गृह विज्ञान, या अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला होता है, या घर सजाने की कला होता है, या घर में कार्य करने का विज्ञान होता है। तो जो गृह विज्ञान होता है उसका सबसे सटीक आंसर होगा अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला होता है गृह विज्ञान। कम समय, कम धन के द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग कर अपने घर को सुंदर बनाया जा सकता है। यह गृह विज्ञान का अर्थ होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही क्या है? जब हम किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को, कार्य के बारे में बताते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह प्रतिपादन कहलाता है, या लक्ष्य कहलाता है, या संचार कहलाता है, या कुछ भी नहीं कहलाता है? तो किसी भी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना प्रतिपादन कहलाता है। नेक्स्ट है संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? विधि प्रदर्शन, जिसमें दिखाए गए यंत्रों से, दिखाने का मतलब क्या होता है? सामने प्रदर्शनी के माध्यम से किसी भी चीज़ को बताना है तो प्रदर्शनी लगा के उसको बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन है प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य सब साधनों का उपयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का मतलब है संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन, विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को अच्छी जानकारी दी जा सके। तो वह सभा सम्मेलन यात्रा ये होगा नहीं। दृश्य सब साधनों का प्रयोग ये भी नहीं होगा। दृश्य सब श्रव्य साधन में सिर्फ देखा और सुना जाता है। और जो प्रदर्शनी होता है इसमें प्रदर्शनी लगाया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, और प्रदर्शनी लगाकर उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, करके दिखाया जाता है, और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रदर्शनी का आयोजन। नेक्स्ट है वर्तमान उपभोग पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह किसकी उक्ति है? तो यह डेफिनेशन है और इसको रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। वर्तमान आय का वर्तमान उपयोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह किसकी परिभाषा है? किन्स की, गुड्डे की, या यंग की, या इनमें से किसी की भी नहीं? इसका राइट आंसर होगा किन्स की। नेक्स्ट है बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस विकास या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं? जो बाल विकास योजनाएं होती हैं, बाल विकास फंड योजना होती है, वो किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती हैं या कर रही हैं? वह जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, या डाकघर के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, या बैंक के अंतर्गत, या उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत कार्य नहीं कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनियन ट्रस्ट के द्वारा कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है बैंक के खातों के प्रकार हैं। बैंक के खाते कितने प्रकार से खोले जाते हैं? बचत खाता, या आवर्ती खाता, या निश्चित
अवधि जमा खाता है या चालू खाता है या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। बैंक में बचत खाता भी खोला जाता है और निश्चित अवधि जमा खाता भी खोला जाता है, चालू खाता भी खोला जाता है। नेक्स्ट है घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, मसाले, आटा, बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह होते हैं। इन भोज्य पदार्थों पर कैसे प्रमाणन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क, आईएसआई मार्क, एफपीओ मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा एग मार्क। एग मार्क के द्वारा हम जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन पर एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। यह जो एग मार्क लगाया जाता है यह भोजन की गुणवत्ता के बारे में चिन्ह प्रदर्शित करता है। और जो आईएसआई मार्क होता है, आईएसआई मार्क, यह जितने भी इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपकरण होते हैं उन पे लगाया जाता है। और जो एफपीओ होता है ये सिर्फ जो फ्रूट फ्रूट प्रोडक्ट वाले आइटम होते हैं, फलों से बनने वाले, उन पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका विस्थापन किया गया है। यह किसकी परिभाषा है या किसकी उक्ति है? निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया जाता है। वह उड़े थॉमस का है या एस्थरा फ्रीचू बैटन का है या सीए बैटस्टोन का है या इनमें से कोई का नहीं है? तो यह परिभाषा उड़े थॉमस का है। प्रतिस्थापना थॉमस, उड़े थॉमस, इसको स्टिक से याद कर सकते हैं। इसमें प्रतिस्थापना है, प्रतिस्थापन है और इसमें थॉमस है, दोनों में स्थापना थॉमस। जो भी ट्रिक हो आप इससे बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। जो हम आंतरिक सज्जा पढ़ते हैं जिसमें कला के सिद्धांत, कला के तत्व आते हैं, उन्हीं का एक सिद्धांत समानुपातिक प्रभाव का नियम भी होता है, जिसमें किन का प्रभाव होता है, मतलब किन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। केवल रेखा का प्रभाव देखने को मिलता है या केवल दूरी का प्रभाव देखने को मिलता है या रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव या कोई भी नहीं? तो समानुपातिक प्रभाव के नियम हैं, समानुपात को संबंधों का नियम भी बोलते हैं। इसमें तीन चीज़ों का प्रभाव देखना पड़ता है। रेखा, जैसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें रेखाओं का ध्यान रखना पड़ता है। फिर दूरी, फिर जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें पर्याप्त दूरी बनाकर, बैलेंस बनाकर उस चीज़ को सजाया जा सकता है। और माप भी सही हो, जैसे कोई सजावट हम कर रहे हैं तो उसमें रेखा, दूरी तथा माप तीनों का प्रभाव उत्पन्न करके, तीनों का ध्यान रख के किसी भी सजावट के सिद्धांत में या कला के सिद्धांत में उसका प्रयोग कर सकते हैं। रेखा, दूरी तथा माप, जैसे रेखाएं जो होती हैं लंबवत, क्षैतिज, वर्गाकार, ये सब रेखाएं होती हैं। तो इन रेखाओं का प्रयोग करके या इनका ध्यान रख के किसी भी सजावट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूरी, अगर कोई सजावट हम कर रहे हैं किसी कपड़े पे, किसी वस्त्र पे, तो उसमें पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दूरी होने पे वो चीज़ सजावट करने में अच्छी लगेगी। अगर हम उसे डिसबैलेंस करके दूरी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, जैसे ये हुआ। और अगर उसे पर्याप्त दूरी बना के उसको सजा सकते हैं तो अच्छी लगेगी, उसमें बैलेंस रहेगा। माप का भी ध्यान रखना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो, माप भी समान हो। तो जो कला का सिद्धांत होता है जिसमें एक समानुपात होता है या अनुपात, जिसको संबंधों का नियम कहते हैं, उसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है: रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। नेक्स्ट है गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, का प्रयोग करने से क्या मतलब क्या सही रहता है? वो अच्छा रहता है या खराब होता है या श्रेष्ठकर होता है या कोई भी सही नहीं है? जब हम किसी गंदे कपड़े को धुलते हैं तो उसका सबसे अच्छा रहेगा कि उसको पानी में, उसको जैसे साबुन का घोल या सर्फ का घोल या लिक्विड डाल के उसको पानी में कुछ घंटों तक भिगो दें और फिर उसे हल्का सा ब्रश मार के साफ कर दें। तो इस प्रश्न का मतलब यही है कि गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण का प्रयोग सही होता है, श्रेष्ठकर होता है। क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़ों को धुलेंगे साबुन की टिकिया से तो वो जल्दी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी बाल्टी में सर्फ का घोल
बना के उसमें कपड़े को 2-3 घंटे या 1 घंटे के लिए भिगो देते हैं और फिर उसे साफ करते हैं तो वो आसानी से साफ हो जाता है। नेक्स्ट है 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? 6 से 12 यह क्या किस काल के अंतर्गत आता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बुढ़ापा? तो यह किशोरावस्था नहीं आता है, यह बाल्यावस्था आता है और यह उत्तर बाल्यावस्था आता है 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यह बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण? वो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, बुढ़ापा है या किशोरावस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। जब बच्चा किशोरावस्था में की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक में उसमें यौन परिपक्वता आती है। अब जो बालक है अब वह एक पुरुष बनने के योग हो जाता है और एक जो महिला होती है, लड़की होती है, वह एक महिला स्त्री बनने के लिए पूर्ण हो जाती है। तो ये सब यौन परिपक्वता के कारण ही आते हैं और यह यौन परिपक्वता का गुण किशोरावस्था में आता है। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? जब शिशु जन्म लेता है कोई भी शिशु तो उसके सिर और शरीर का अनुपात 1:8 होता है और जब बच्चा धीरे धीरे सॉरी 1:8 यह बड़े व्यक्तियों में होता है, समान व्यक्तियों में। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर और शरीर का अनुपात 1:4 होता है, लेकिन जब यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो इसके सिर और शरीर का अनुपात 1:8 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1:4, 1/4। नेक्स्ट है शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से, विभिन्न आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से होता है। विभिन्न साधनों का वो अपना के और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हम किसी भी शिशु का पालन कर सकते हैं और उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है क्या? भाषा, जाति, खेल या कोई नहीं? तो सामाजिक जहाँ आएगा, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विकास, उसमें जाति विभाग से संबंधित होती है। जहाँ सामाजिक चीज़ें आ जाएंगी उसमें जाति का इन्वॉल्व होना जरूरी हो जाता है। भाषा से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, खेल से भी सामाजिक स्तरीकरण से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 5 से 6 वर्ष की अवस्था में या 11 से 12 वर्ष की अवस्था में या 18 से 19 वर्ष की अवस्था में या किसी भी अवस्था में नहीं? तो जो बालक होता है उसकी विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक होती हैं, वह होती हैं किशोरावस्था में। जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उस अवस्था में वह अपने मित्रों और स्कूलों में के प्रति ज़्यादा उस क्रिया करता है, मित्रों से मिलना जुलना, और उसको इंटरेस्ट होने लगता है अपने मित्रों में, अपने स्कूल में। तो वह एज होगा 11 से 12 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट है शिशु शाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। जो आजकल ये नर्सरी स्कूल खोले जाते हैं या प्ले वे, उसमें उसमें दिनचर्या का आरंभ बच्चों का द्वारा किससे होता है? प्रार्थना गीत के द्वारा या फिल्मी गानों के द्वारा या भाषण के द्वारा या लड़ाई के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना गीत के द्वारा। जहाँ पति पत्नी और बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, जहाँ पति पत्नी हो और उनके बच्चे हों तो वह कैसा परिवार कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा, सामुदायिक परिवार कहलाएगा या व्यक्तिगत परिवार कहलाएगा या समाज कहलाएगा?
तो जहाँ पति पत्नी और बच्चे मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते हैं तो उसे व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। और जहाँ पति पत्नी बच्चे दादा दादी बुआ फूफा ये सब रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है, वह किसका कथन है, यह किसका कथन है। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। मतलब जो बड़ा परिवार होता है उसमें पति पत्नी के बीच जो प्रेम होता है उसका उसका अवसर कम प्राप्त होता है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, या सीवी रमन ने कहा है, या जगदीश चंद्र बोस ने कहा है, या एमपी सिन्हा ने कहा है। तो यह स्टेटमेंट दिया है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इन्होंने बोला है कि जो बड़े परिवार होते हैं वहाँ पति पत्नी को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि वह अपने मतलब प्रेम को उजागर कर सके, एक दूसरे से मिल सके। और जो छोटा परिवार होता है उसमें अवसर मिलता है क्योंकि उसमें परिवार छोटा होता है, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं। नेक्स्ट है, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है। कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, या कटाई के सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, या ढाके के सिद्धांत का, या लाइन के सिद्धांत का। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। यह कहीं गृह विज्ञान में इनका कहीं जिक्र ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कला के मूलभूत सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, सीधी आड़ी खड़ी सी, एक सीधी आड़ी खड़ी, सीधी आड़ी खड़ी तिरछी रेखाओं के नमूने सॉरी सीधी आड़ी, ये सीधा हो गया, ये आड़ा हो गया, और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं। जब किसी भी डिजाइन में लंबी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है तो वो जो डिजाइन बनते हैं वो डिजाइन कैसे कहलाते हैं। वो भूमिगत विन्यास वाले कहलाते हैं, या प्राकृतिक विन्यास वाले कहलाते हैं, या भोजपुरी विन्यास वाले कहलाते हैं, या मगही विन्यास वाले कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सीधा साधा आंसर है भूमिगत विन्यास। जो भूमिगत रेखाएं होती हैं वो खड़ी, आड़ी और तिरछी रेखाएं ही होती हैं। इन रेखाओं को भूमिगत विन्यास वाली रेखा कहा जाता है। प्राकृतिक विन्यास, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, प्राकृतिक आकार नमूने का। भोजपुरी विन्यास ये कुछ होता नहीं है, मगही ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भूमिगत विन्यास वाले। परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है। किसी भी परिधान का रंग रूप और आकार कैसे खिलता है। उचित तथा अच्छे अनुपात से, या उचित तथा अच्छी लय से, या अच्छी अनुरूपता से, या किसी से भी नहीं। तो किसी भी परिधान का रंग रूप और आकार उचित तथा अच्छे अनुपात से खुलेगा। जो अनुपात बनाया गया वह उचित हो और अच्छा हो। नेक्स्ट है, किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्थिरीकरण तथा विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए। संतुलन का प्रयोग करना चाहिए, या लय का प्रयोग करना चाहिए, या समानुपात का प्रयोग करना चाहिए, या अनुरूपता का। तो इसका राइट आंसर होगा लय। जो रिदम होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, लय का। क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति आ गई। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, बार बार दोहराना। तो लय में ही किसी भी परिधान की रचना में या डिजाइन की रचना में लय का प्रयोग करके किसी भी डिजाइन को सुंदर बनाया जा सकता है। तो आज हमारे 93 क्वेश्चन सॉल्व हुए, और इसके आगे का क्वेश्चन कल के वीडियो में या कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।